हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बैक बेंचर्स। आज हम आरसीसी में डबली रेनफोर्स बीम को स्टार्ट करने जा रहे हैं। इससे पहले तक हमने सिंगली रेनफोर्स बीम की जो डिजाइन के दो टाइप के क्वेश्चन थे उनकी स्टडी कर ली थी। उससे पहले हमने एनालिसिस ऑफ सिंगली रेनफोर्स बीम डिजाइन कंप्लीट कर लिया था। आज हम डबली रेनफोर्स बीम स्टार्ट करने जा रहे हैं। उसमें देखो, सबसे मैंने यहाँ पर डिजाइन डबली रेनफोर्स बीम सेक्शन में कौन कौन से टॉपिक हम स्टडी करेंगे उसके बारे में यहाँ लिख दिया है। फर्स्ट थिंग, हम उसके इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, डबली रेनफोर्स बीम होती क्या है, कहाँ उसका यूज होता है। सेकंड, हम उसका एनालिसिस पढ़ेंगे। थर्ड वन, हम उसमें पोजीशन ऑफ न्यूट्रल एक्सिस। फोर्थ वन, मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ सेक्शन। एंड फिफ्थ वन, डिजाइन ऑफ डबली रेनफोर्स बीम सेक्शन की स्टडी करेंगे। तो अब हम फर्स्ट पार्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं, दैट इज द इंट्रोडक्शन। देखो, फर्स्ट पार्ट स्टार्ट कर रहे हैं, इंट्रोडक्शन। डबली रेनफोर्स बीम होती क्या है? एक ऐसी बीम जिसमें टेंशन के साथ साथ कंप्रेशन में भी रेनफोर्समेंट प्रोवाइड कर दिया जाता है। मतलब इसको हम ऐसा कह सकते हैं कि इफ रेनफोर्समेंट इज प्रोवाइडेड इन बोथ टेंशन एंड कंप्रेशन then that type of beam is known as doubly reinforced beam. If यहां पर लिख देते हैं, डेफिनेशन लिख देते हैं इसकी। If the reinforcement is provided in both tension and कंप्रेशन जोन, मतलब टेंशन और कंप्रेशन जोन में अगर रेनफोर्समेंट प्रोवाइड कर दिया जाता है तो दैट टाइप ऑफ बीम इज नोन एज डबली रेनफोर्स बीम। अब बात हम यहाँ पर कैसी बीम की स्टडी करेंगे? रेक्टेंगुलर सेक्शन की। अब ये बीम प्रोवाइड करने का रीजन क्या होता है, इसको कब प्रोवाइड किया जाता है उसके बारे में भी हम बात करते हैं। तो देखो, डबली रेनफोर्स बीम प्रोवाइड करने का रीजन क्या हुआ? मान लो कोई बीम थी, उसके ऊपर कोई डब्ल्यू लोड के कारण से ये एक बीम बना दी, इस पर डब्ल्यू लोड के कारण से कुछ इफेक्ट आ रहा था, डब्ल्यू किलोन्यूटन पर मीटर का लोड था। अब इसका जो क्रॉस सेक्शन था वो हमें ऐसा दिख रहा था, बी इंटू डी का। तो ये बी इंटू डी का क्रॉस सेक्शन था, इसमें मटेरियल अवेलेबल था। मान लो इसके अंदर एनफोर्समेंट यहाँ अवेलेबल था, तो इसकी कुछ एक रजिस्टिंग कैपेसिटी होगी मोमेंट को, रजिस्टिंग कैपेसिटी होगी मोमेंट की। और रजिस्टिंग कैपेसिटी को हम किससे दिखाते हैं? मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस। निकालते भी एम आर या एम यू, मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस से दिखाते। तो मोमेंट ऑफ इसकी रेजिस्टिंग कैपेसिटी है, इसके ऊपर ही आने वाला लोड है। इस लोड के कारण से क्या आएगा? इस पर एक बेंडिंग मोमेंट आएगा। क्लियर है? और बेंडिंग मोमेंट आएगा। देखो, अगर ये जो आने वाला बेंडिंग मोमेंट अगर ये बीम रेजिस्ट कर जाती है तब तो ये इनफ है, इसके लिए बनाई गई है। अगर नहीं रेजिस्ट कर पाती तो उस केस में हम क्या करते हैं? टेंशन के साथ साथ हम कंप्रेशन जोन में भी रेनफोर्समेंट प्रोवाइड कर देते हैं। तो यहां पर हम इसकी केस 1 लिखेंगे, कब प्रोवाइड की जाएगी डबली रेनफोर्स बीम? केस 1 में देखो ध्यान से, इसमें कुछ कंडीशंस लिख रहा हूं, कब कब क्या क्या होगा। इफ बेंडिंग मोमेंट इज लेस देन मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस, मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस को हम यहाँ एमयू से दिखा रहे हैं, मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ सिंगली रेनफोर्स बीम, मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ सिंगली रेनफोर्स बीम, देन या फिर सिंगली रेनफोर्स बीम इन बैलेंस्ड कंडीशन, मतलब बैलेंस कंडीशन में निकालोगे तो मैक्सिमम जो हमारे पास मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस कैपेसिटी आ सकती है उसको हम यहाँ पर एम आर या एम यू लिमिटिंग बोल सकते हैं। तो यहाँ पर एम यू लिमिटिंग लिख देते हैं। तो हम इसको क्या लिखेंगे? बेंडिंग मोमेंट इज लेस देन एम यू लिमिटिंग ऑफ सिंगली रेनफोर्स बीम, ऐसा भी बोल सकते हैं। तो इस केस में क्या होगा? बेंडिंग मोमेंट कम उसकी रेजिस्टिंग कैपेसिटी से, तो इन दिस केस बीम कैसी प्रोवाइड की जाएगी? बीम इज प्रोवाइडेड एज सिंगली रेनफोर्स बीम। अब बात करते हैं केस सेकंड की। केस सेकंड में क्या मान रहे हैं हम? केस सेकंड, if bending moment is
ग्रेटर देन, बेंडिंग मोमेंट इज ग्रेटर देन mu लिमिटिंग ऑफ सिंगली रेनफोर्स बीम सेक्शन। सिंगली रेनफोर्स बीम सेक्शन mu लिमिटिंग का मतलब ही क्या हो गया, बैलेंस कंडीशन में तो अगर बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू ज्यादा हो जाती है, इसकी रेजिस्टिंग कैपेसिटी से आने वाला लोड है उसका इफेक्ट ज्यादा आता है, तो इन दिस केस बीम इज provided as doubly reinforced beam। ये चीज तो समझ में आ गई होगी कि बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू ज्यादा हो जाएगी mu लिमिटिंग, मतलब इसके रेजिस्टिंग कैपेसिटी से जो mu लिमिटिंग इस केस में था उससे ज्यादा हो जाएगी, आने वाले लोड का इफेक्ट, तब उस केस में हम क्या करेंगे, कंप्रेशन साइड में रेनफोर्समेंट प्रोवाइड कर देंगे और दैट टाइप ऑफ बीम इज नोन एज डबली रेनफोर्स्ड बीम। एक कंडीशन और होती है, क्या कंडीशन होगी, इन दोनों के साथ एप्लीकेबल होगी कि इसमें क्या किया जाता है कि इसमें जो क्रॉस सेक्शन ऑफ बीम है, क्रॉस सेक्शन ऑफ बीम मींस बी एंड डी, या कैपिटल डी भी लिख सकते हो, बी एंड डी आर रेस्ट्रिक्टेड। बी एंड डी को देखो, अगर बेंडिंग मोमेंट ग्रेटर देन आ गया mu लिमिटिंग से, उस केस में हम क्या कर सकते हैं, बी और डी रेस्ट्रिक्टेड नहीं होगा तो हम क्या करेंगे, डी की वैल्यू बढ़ा देंगे, बी की वैल्यू बढ़ा देंगे, जिससे क्या हो जाएगा, इसका mu लिमिटिंग बढ़ जाएगा। तो एक टाइम आगे क्या हो जाएगा, बढ़ाते जाएंगे तो एक टाइम आगे क्या हो जाएगा, mu लिमिटिंग की वैल्यू बेंडिंग मोमेंट से क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। तो उस केस में वापस हम सिंगली रेनफोर्स्ड बीम प्रोवाइड कर सकते हैं, बट इसके लिए नेसेसिटी कंडीशन क्या है, इफ क्रॉस सेक्शन ऑफ बीम या फिर बी एंड डी आर रेस्ट्रिक्टेड, उस केस में डबली रेनफोर्स्ड बीम को प्रोवाइड किया जाएगा। यहां तक बात समझ में आ रही होगी। तो देखो डबली रेनफोर्स्ड बीम को प्रोवाइड करने का क्राइटेरिया क्या हुआ, पहली चीज कि उसके टेंशन और कंप्रेशन रेनफोर्समेंट में, टेंशन और कंप्रेशन साइड दोनों साइड में क्या होंगे, रेनफोर्समेंट प्रोवाइड होंगे। दूसरा, बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू ग्रेटर देन हो जाए उसके लिमिटिंग मोमेंट की कैपेसिटी से, तो उस केस में भी क्या होगा, डबली रेनफोर्स्ड बीम प्रोवाइड की जाएगी। बट उस केस के लिए नेसेसिटी कंडीशन क्या है, बी और डी को क्या कर देना चाहिए, रेस्ट्रिक्ट कर देना चाहिए। ये तो हमारा फर्स्ट पार्ट इंट्रोडक्शन में था कि डबली रेनफोर्स्ड बीम होती क्या है और डबली रेनफोर्स्ड बीम को कब प्रोवाइड किया जाता है। अब देखो सेकंड पार्ट, एनालिसिस ऑफ डबली रेनफोर्स्ड बीम सेक्शन। तो अब हम एनालिसिस की बात कर रहे हैं। तो एनालिसिस में क्या किया जाएगा, एनालिसिस पढ़ते हैं इसमें कि एनालिसिस में हम ये देखेंगे कि इसकी कैलकुलेशन कैसे की जाएगी। देखना, एनालिसिस करने के लिए यहां पर एक डबली रेनफोर्स्ड बीम का डबली रेनफोर्स्ड बीम सेक्शन का एक डायग्राम बनाते हैं। ये एक डबली रेनफोर्स्ड बीम सेक्शन है, ये इसका टेंशन जोन है, ये इसका कंप्रेशन जोन है। ये क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ स्टील इन टेंशन, और ये क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ स्टील इन कंप्रेशन। इसको हम किससे दिखाएंगे, एएस सी से, सारे नोटेशन लिखेंगे। तो इसके कोरस्पॉन्डिंग जब मैं इसका स्ट्रेस डायग्राम और स्ट्रेन डायग्राम दोनों बनाता हूं, इसके कोरस्पॉन्डिंग जब इसका स्ट्रेस डायग्राम और स्ट्रेन डायग्राम दोनों बनेंगे तो उसमें क्या क्या चेंजेस आते हैं, देखना ध्यान से। स्ट्रेन डायग्राम कैसा होता है, लीनियर होता है। यहां पर स्ट्रेन डायग्राम में वैल्यू कितनी होती है, should be less than equals to 0.002 plus 0.87 Fy upon ES। आपको क्या है, अंडर रेनफोर्स्ड सेक्शन डिजाइन करना है, क्लियर है। इक्वल यहां पर ध्यान रखेंगे, अंडर रेनफोर्स्ड सेक्शन डिजाइन करना है हमेशा। यहां पर स्ट्रेन की वैल्यू कितनी होती है, 0.0035। इस लेवल पर हमें स्ट्रेन नहीं पता तो हम यहाँ पर स्ट्रेन की वैल्यू कितनी मान लेंगे, एप्सिलॉन SC, ठीक है। अब यहां पर अगर इसका डायग्राम बनाते हैं, स्ट्रेस डायग्राम, ये तो क्या हो गया इसका स्ट्रेन डायग्राम, देखना ध्यान से। ये इसका टेंशन फोर्स हो गया, ये इसका कंप्रेशन फोर्स हो गया। अब ध्यान देना, कंप्रेशन फोर्स भी यहां दो टाइप से एक्ट करेंगे।
क्लियर है? दो टाइप से कैसे एक्ट करेंगे देखो, एक तो मैं इस बीम को यहां पर मैं मान लेता हूं पहले नेट कंप्रेशन फोर्स एक्ट कर रहा है। नेट कंप्रेशन फोर्स में, नेट कंप्रेशन फोर्स को अगर मैं यहाँ पर सी से दिखाता हूं तो उसके दो पार्ट करते हैं, C1 प्लस C2। C1 किसके कारण से होगा देखना ध्यान से, मैं अलग से समझा रहा हूँ। C1 किसके कारण से होगा, ये एक बीम थी आपकी डबली रेनफोर्स बीम, पहले उसके टेंशन में रेनफोर्समेंट प्रोवाइड थे, ऊपर आपको बीम दिख रही थी, पूरा क्या है कंक्रीट का पार्ट है, पूरा क्या है कंक्रीट का पार्ट है। इसके लिए हम क्या कर देंगे, C1 फोर्स एक्ट हो रहा है। अब इसके बाद इसमें से कुछ कंक्रीट माइनस होगी और इस कंक्रीट की जगह क्या आ जाएंगे, कंप्रेशन रेनफोर्समेंट, तो इसके कारण से फोर्स क्या लगेगा, C2 लगेगा। हमें पता है रेनफोर्समेंट जो प्रोवाइड किया गया है उसकी सीधी उसी के सेंटर पे एग्जिस्ट करेगी, इसीलिए इसका जो फोर्स होगा वो कहां पर एग्जिस्ट करेगा, वो इसी पॉइंट पर एग्जिस्ट करेगा। C2 ये फोर्स हो गया, C1 दोनों का इंडिविजुअल एनालिसिस देखेंगे कि इंडिविजुअल एनालिसिस कैसे किया जाएगा देखना। C1 और C2 फोर्स की वैल्यू भी निकालना देखेंगे, C1 और C2 फोर्स कैसे निकाला जाएगा। अब हम क्या कर रहे हैं, एनालिसिस कर रहे हैं। तो यहां पर C1 और C2 दो फोर्स हो गए, हमारे पास टेंशन साइड में क्या हो गया, T फोर्स हो गया। अब देखो ध्यान से, ये वाली जो डेप्थ है, इस डेप्थ को मार्क कर दिया XU से, यहां तक की जो डेप्थ है उसको किससे मार्क कर दिया, D से। इफेक्टिव डेप्थ हो गई, क्लियर है। ये वाली विड्थ कितनी हो गई, कैपिटल B। हाँ, ये वाली विड्थ कितनी है, हम इसको डिनोट कर रहे हैं D डैश से। मान लिया कंप्रेशन साइड का जो कवर है वो कितना है, D डैश है। तो यहां पर जो ये डेप्थ हमारे पास रिमेनिंग पार्ट रहा जो डेप्थ का, वो कितना पार्ट रहा, कोई बता सकता है, वो पार्ट कितना रह जाएगा, XU माइनस D डैश। क्लियर है, यहां तक बात समझ में आ गई होगी। यहां पर स्ट्रेस की वैल्यू कितनी होती है, 0.45 FCK, 0.45 FCK। तो देखना ध्यान से, इसमें तो 0.45 FCK हो सकता है। तो यहां पर अब हम पहले देखना ध्यान से, सबसे पहले ऊपर का कंप्रेशन का जो कंप्रेशन जोन है उस पार्ट की स्टडी कर रहे हैं। ये मैंने ऊपर का डायग्राम अलग निकाल लिया, ये आपका पूरा का पूरा क्या था, कंप्रेशन जोन था। अब मैं इसके कोरस्पॉन्डिंग अगर स्ट्रेस डायग्राम बनाऊं तो मेरे पास क्या दिखेगा, स्ट्रेस डायग्राम कुछ ऐसा बन के आएगा, स्ट्रेस डायग्राम इतना बन के आएगा। बॉटम पार्ट है वो हमें विजिबल नहीं है, बॉटम पार्ट अगर देखोगे तो बॉटम पार्ट कुछ ऐसा दिखेगा, और यहाँ पर कंप्रेशन फोर्स C1 कुछ यहाँ एक्ट हो रहा होगा। क्लियर है, अब देखना ध्यान से, इस पार्ट का एनालिसिस हमें पता है, C1 कंप्रेशन फोर्स की वैल्यू कितनी आ जाती है, 0.36 FCK B इंटू XU, ये आती है, अब तक निकाला भी है। और ये कितने डिस्टेंस पर एक्ट करता है, यहां से याद भी होगा 0.42 XU पर इसका पूरा डेरिवेशन किया है, ये 0.45 FCK। क्लियर है यहाँ तक, तो ये कितना आ जाएगा, 0.42 XU। तो यहां पर ये सारे डेटा मैं इस डायग्राम में मार्क कर रहा हूं, देखना ध्यान से, ये कितने डिस्टेंस पर एक्ट कर रहा है, 0.42 XU। क्लियर है यहाँ तक। अब देखना ध्यान से, ये वाली डिस्टेंस कितनी बचेगी, C1 फोर्स के लिए लीवर आर्म की D माइनस 0.42 XU। चलो एक बार इसकी लीवर आर्म का पार्ट छोड़ते, इस 0.42 XU को भी छोड़ते हैं। कहाँ एक्ट करेगा, क्या एक्ट करेगा, उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे, क्योंकि नेक्स्ट पॉइंट है पोजीशन ऑफ न्यूट्रल एक्सिस का, वहां पर हम बात करेंगे उसके बाद में। तो देखना C1 और C2 फोर्स लग रहा होगा। अब देखो C2 फोर्स होगा क्या कि यहाँ पर इस जोन में क्या होगा, कुछ अमाउंट की कंक्रीट हम निकालेंगे और कुछ अमाउंट की कंक्रीट निकालेंगे, तो वहां पर उतने ही अमाउंट की, मतलब हम यहाँ पर देखना, इतने अमाउंट की कंक्रीट को निकाला जा रहा है। ये एरिया किसके बराबर हो गया, ASC के बराबर हो गया। क्लियर है, तो मतलब जो C1 फोर्स था वो नेट हमारे पास कितना बचा, तो यहां पर हम कुछ नोटेशन लिख रहे हैं, उससे पहले वो देख लो। नोटेशन क्या हो जाएंगे आपके, कि सबसे पहले यहां पर एक नया नोटेशन आया ASC का, ASC इक्वल्स टू एरिया ऑफ स्टील इन कंप्रेशन, एरिया ऑफ स्टील इन कंप्रेशन। FSC को क्या बोल देंगे, स्ट्रेस इन कंप्रेशन स्टील, स्ट्रेस इन कंप्रेशन स्टील। क्या बोल दिया,
कंप्रेशन स्टील जो प्रोवाइड किया गया है यहाँ पर, ये जो कंप्रेशन स्टील प्रोवाइड किया गया है इसमें स्ट्रेस कितना हो गया एफएससी। अब यहाँ पर अगर कंक्रीट प्रोवाइड होती तो इसके कोरस्पॉन्डिंग जब हम इसका स्ट्रेस डायग्राम देखते तो इस पॉइंट पर स्ट्रेस की वैल्यू कितनी थी 0.45 एफसी के। यहाँ तक बात समझ में आ रही है? तो देखना ध्यान से, सबसे पहले हमने क्या किया कि ये एक पूरा कंक्रीट का ब्लॉक लिया जिसमें फोर्स की वैल्यू क्या हो गई C1 इज इक्वल टू 0.36 एफसी के बी इंटू एक्स। फिर हमने इसमें क्या किया, C2 फोर्स लगाया। C2 फोर्स नेट कितना लगेगा वो देखना। यहां पर हमने इतनी ही कंक्रीट माइनस की और इतनी ही यहां पर स्टील लगा दिया। तो देखो स्टील में, देखो C2 फोर्स की वैल्यू लिख रहा हूं, स्ट्रेस इन कंप्रेशन स्टील इनटू एरिया ऑफ कंप्रेशन स्टील। बट इसमें इतने अमाउंट का फोर्स ज्यादा हो गया क्योंकि इतने अमाउंट की कंक्रीट हम माइनस कर चुके हैं। तो यहां पर माइनस में क्या आ जाएगा, स्ट्रेस इन कंक्रीट एट द लेवल ऑफ कंप्रेशन स्टील। कंप्रेशन स्टील के लेवल पर स्ट्रेस कितना था कंक्रीट में, इंटू एरिया ऑफ कंक्रीट, इंटू एरिया ऑफ कंक्रीट। क्लियर है? अब देखो यहां पर जो एरिया ऑफ कंक्रीट जितना माइनस हुआ वो किसके बराबर होगा, तो हम इस एरिया को हम क्या लिख सकते हैं, एरिया ऑफ कंक्रीट की जगह एरिया ऑफ कंप्रेशन स्टील। यहां तक बात समझ में आ रही होगी। तो C2 फोर्स की जो वैल्यू होगी वो क्या होगा, देखो एफएससी स्ट्रेस है इंटू एएससी, यहां पर एरिया ऑफ कंप्रेशन स्टील हो गया माइनस इस पॉइंट पर, इस लेवल पर स्ट्रेस कितना था, यहाँ पर 0.45 एफसी के, तो ये रेक्टेंगुलर है तो यहाँ पर भी वैल्यू कितनी होगी 0.45 एफसी के, और यहाँ पर एरिया कितना आ जाएगा एएससी के बराबर आ जाएगा। तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, एफएससी माइनस 0.45 एफसी के इंटू एएससी। C2 फोर्स की वैल्यू आ गई। C1 फोर्स आपके पास था, C2 फोर्स था। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर जब भी एनालिसिस करेंगे तो हम क्या करते हैं एनालिसिस में, टोटल कंप्रेशन फोर्स इक्वल्स टू टोटल टेंशन फोर्स। बात समझ में आ रही है? तो टोटल कंप्रेशन फोर्स कितना हो गया, C1 प्लस C2 इक्वल्स टू T। C की वैल्यू कितनी है, C1 प्लस C2 इक्वल्स टू T, और C1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ पर अगर आप देखोगे तो 0.36 एफसी के बी इंटू एक्सयू, प्लस C2 की वैल्यू आ जाएगी एफएससी माइनस 0.45 एफसी के इंटू एएससी इक्वल्स टू टेंशन फोर्स की वैल्यू सबको याद होगी। यहां पर स्ट्रेस कितना होता है 0.87 Fy स्ट्रेस होता है इंटू एएसटी इसका एरिया हो जाएगा, इक्वल्स टू 0.87 Fy इंटू एएसटी। ये आपके पास नेट जो आपके पास एनालिसिस से वैल्यू निकल के आई है वो आपके पास ये रिजल्ट कैलकुलेट होके आ गया 0.36 एफसी के बी इंटू एक्सयू ब्रैकेट एफएससी माइनस 0.45 एफसी के इंटू एएससी इक्वल्स टू 0.87 एफवाई इंटू एएसटी। यहां तक ये आपको पार्ट समझ में आ गया होगा, देखना ध्यान से। अब हम इसमें आगे बात करेंगे कि क्या होता है। तो देखो वापिस एक बार इसको एक्सप्लेन कर रहा हूं। पहले हमने क्या माना, यहां पर ये स्टील का पार्ट नहीं था तो ये अगर नेट एरिया कंक्रीट से मिलता तो उस टाइम फोर्स कितना आया था, सिंगली रेनफोर्समेंट में हमने कैलकुलेट किया 0.36 एफसी के बी इंटू एक्सयू, ठीक है। और यहां पर इस स्ट्रेस में ही हमने C1 फोर्स की वैल्यू मान ली। ये किसकी वैल्यू होगी, C1 फोर्स की। अब बात करते हैं C2 फोर्स की वैल्यू के लिए। तो हमने क्या किया, इतने अमाउंट की कंक्रीट माइनस कर दी और उसका एरिया किसके बराबर हो गया, एएससी के, क्योंकि जितने अमाउंट में स्टील आएगा उतने अमाउंट की कंक्रीट माइनस होगी। तो एएससी के बराबर स्टील आ रहा था, तो इस केस में एएससी के बराबर कंक्रीट को हमने माइनस कर दिया। तो देखना ध्यान से, जब हमने एएससी के बराबर कंक्रीट को माइनस किया तो हमारे पास नेट C2 जो फोर्स है वो कहां एक्ट कर रहा होगा, वो इसी पॉइंट पर एक्ट कर रहा होगा। देखना ध्यान से, इसी जगह C2 फोर्स एक्ट कर रहा होगा। और C2 फोर्स जब एक्ट कर रहा होगा इसी पॉइंट पे, तो C2 फोर्स की वैल्यू कितनी होगी। तो यहां पर पहले हम स्ट्रेस इन स्टील, स्ट्रेस इन कंप्रेशन स्टील इंटू एरिया ऑफ कंप्रेशन स्टील एएससी माइनस, यहां पर कंक्रीट माइनस हुई थी इसलिए क्या किया, स्ट्रेस इन कंक्रीट एट द लेवल ऑफ कंप्रेशन स्टील इंटू एरिया ऑफ कंप्रेशन स्टील। यहां तक बात समझ में आ गई होगी। अब देखो ध्यान से, ये जो पार्ट था इसमें स्ट्रेस इन कंप्रेशन स्टील कितना था एफएससी, एरिया ऑफ कंप्रेशन स्टील कितना था एएससी। स्ट्रेस इन कंक्रीट एट द लेवल ऑफ कंप्रेशन स्टील, इस लेवल पर स्ट्रेस कितना था, यहाँ पर कंक्रीट में देखोगे तो 0.45 एफसी के, एरिया एएससी के बराबर था, एएससी को कॉमन ले लिया,
फिर हमने CO2 फोर्स की वैल्यू यहाँ पुट कर दी। अब हम चलते हैं CO2 फोर्स को कैलकुलेट, मतलब यहाँ पर XU को कैलकुलेट कैसे किया जाए। तो जो XU का कैलकुलेशन है, एक्चुअली अगर आप देखोगे तो XU की कैलकुलेशन के लिए हमें FSC की वैल्यू रिक्वायर्ड है। देखना ध्यान से, XU की कैलकुलेशन के लिए हमें FSC की वैल्यू रिक्वायर्ड है। तो देखना, for the value for the calculation of XU, FSC required और FSC depends upon एप्सिलॉन SC, मतलब इसके अंदर कितना स्ट्रेन आ रहा है इस लेवल पर, और एप्सिलॉन SC कैन बी कैलकुलेटेड फ्रॉम स्ट्रेन डायग्राम। एप्सिलॉन SC कैन बी कैलकुलेटेड फ्रॉम स्ट्रेन डायग्राम। स्ट्रेन डायग्राम से हम एप्सिलॉन SC को कैलकुलेट कर सकते हैं। देखना कैसे कैलकुलेट करेंगे, इतना इतना डायग्राम देखेंगे तो यहां से क्या आएगा, फ्रॉम सिमिलर ट्राइंगल प्रॉपर्टीज। सिमिलर ट्राइंगल प्रॉपर्टीज क्या कहती है, 0.0035 डिवाइड बाई XU, 0.0035 डिवाइड बाई XU, एप्सिलॉन SC डिवाइड बाई XU माइनस D डैश, एप्सिलॉन SC डिवाइड बाई XU माइनस D डैश। यहां से हम एप्सिलॉन SC कैलकुलेट कर सकते हैं। एप्सिलॉन SC के लिए क्या आ जाएगा, XU माइनस D डैश डिवाइड बाई XU इंटू 0.0035। अब देखो ध्यान से एक चीज कि जब XU की कैलकुलेशन के लिए हमें FSC रिक्वायर्ड और FSC की कैलकुलेशन के लिए किस पे क्या रिक्वायर्ड है, एप्सिलॉन SC, बट एप्सिलॉन SC ऑल्सो डिपेंड्स ऑन XU। ठीक है, तो यहां पर हम लिखेंगे बट एप्सिलॉन SC also depends on XU, so it is a cyclic process। ये एक तरीके क्या है आपकी साइक्लिक प्रोसेस है, जिससे क्या होगा, ये साइक्लिक प्रोसेस है। देखो कैसे कि यहां पर मैंने FSC लिखा, FSC को रिक्वायर्ड, FSC कैलकुलेशन के लिए में क्या रिक्वायर्ड था, एप्सिलॉन SC। एप्सिलॉन SC की कैलकुलेशन के लिए में क्या रिक्वायर्ड था, XU, और XU की कैलकुलेशन के लिए में क्या रिक्वायर्ड था, FSC। तो एक साइक्लिक प्रोसेस हो गई। तो we have to use trial and error method। और एप्सिलॉन SC कैसे कैलकुलेट करेंगे, हम क्या करेंगे इसमें, या तो हम XU की एक वैल्यू अज्यूम करेंगे। देखो ध्यान से हम क्या करेंगे, प्रोसेस बता देते हैं। XU की एक वैल्यू अज्यूम कर लेंगे, कोई भी XU की वैल्यू अज्यूम करके उसको इस इक्वेशन में रखेंगे, तो यहाँ हमारे पास FSC आएगा। FSC आएगा, उस FSC के थ्रू हम क्या करेंगे, यहां पर एप्सिलॉन SC कैलकुलेट कर लेंगे। क्लियर है, देखो ध्यान से, कुछ भी एप्सिलॉन SC कैलकुलेट कर सकते हो, या फिर देखो एक XU की वैल्यू अज्यूम करो, XU की वैल्यू अज्यूम करके यहां से आप एप्सिलॉन SC निकाल लो। उस एप्सिलॉन SC से उसके कोरेस्पोंडिंग स्ट्रेन स्ट्रेस डायग्राम से आप क्या करोगे, FSC कैलकुलेट कर लोगे। फिर अगेन आप क्या करोगे, XU की वैल्यू निकाल लोगे। तो यहां पर ये तब तक आपको रिपीट करना है जब तक की वैल्यूज सेम नहीं आ जाए। क्लियर है यहां तक, ये इस तरीके से एक साइक्लिक प्रोसेस है। अब इसके बारे में भी हम बात करेंगे कि कब हमें ये फॉर्मूला काम में लेना है, कब हमें ये फॉर्मूला काम में नहीं लेना है। यहां तक समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम बात करते हैं थर्ड स्टेप की। 2 पॉइंट्स की बात कर चुके थे, इंट्रोडक्शन की बात कर ली थी, उससे पहले हमने इसके अंदर टाइप्स मतलब डबली रेनफोर्स बीम का एनालिसिस भी कर लिया था। अब हम थर्ड पॉइंट की बात करते हैं। थर्ड पॉइंट आपका क्या था, थर्ड पॉइंट हमने बताया था कि पोजीशन ऑफ न्यूट्रल एक्सिस को डिस्कस करेंगे। तो पोजीशन ऑफ न्यूट्रल एक्सिस की पोजीशन कहाँ आएगी, तो देखो बेसिकली यहाँ पर हम 2 कंडीशन पहले भी हम डिस्कस करके आ चुके हैं कि हम ओवर रेनफोर्स सेक्शन को प्रेफर नहीं करते हैं, इसीलिए यहाँ पर हम 2 टाइप के सेक्शन की बात करेंगे, दैट इज बैलेंस सेक्शन एंड अंडर रेनफोर्स सेक्शन। तो देखो फर्स्ट केस की बात करता हूँ, थर्ड 3.1 की बात करता हूँ, दैट इज बैलेंस सेक्शन
बैलेंस सेक्शन। बैलेंस सेक्शन होगा तो आपको कैसे डील करना है इसको, उसके बारे में बात करते हैं। देखो क्या होगा, मान लिया ये आपका एक कंक्रीट की बीम है, इसमें ये आपका एरिया ऑफ स्टील इन टेंशन हो गया, और यहां पर आपने क्या प्रोवाइड कर दिया, एरिया ऑफ स्टील इन कंप्रेशन। क्लियर है? यहां पर जब हम इसका स्ट्रेस डायग्राम बनाएंगे तो हमारे पास क्या दिखेगा, स्ट्रेस डायग्राम जब भी बनाएंगे तो हमारे पास विजिबिलिटी में क्या आएगा कि ये कुछ ऐसा डायग्राम बन के आएगा। यहां पर कुछ टेंशन फोर्स एक्ट कर रहा होगा, यहां पर C1 कंप्रेशन फोर्स एक्ट कर रहा होगा, यहां पर C2 कंप्रेशन फोर्स एक्ट कर रहा होगा। क्लियर है? यहां पर कुछ ऐसा हो रहा होगा, तो इसके लिए यहां पर स्ट्रेस की वैल्यू कितनी होती है, 0.45 FCK, और यहां पर कितना आ जाता है, बी विड्थ हो गई, ये इफेक्टिव डेप्थ हो गई यहां तक की। क्लियर है? अब हम बात करते हैं कि देखो हमने जब लिमिटिंग डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस बैलेंस कंडीशन के अंदर ये यहां तक की जो डेप्थ होगी ये किससे डिनोट की जाएगी, दैट इज डिनोटेड बाई एक्सियल लिमिटिंग। और बैलेंस कंडीशन में जो डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस होती है उसको क्या दिखाते हैं, लिमिटिंग डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस। और उसका अगर हम एक्सियल लिमिटिंग की बात करें तो एक्सियल लिमिटिंग बाय डी का हमने फॉर्मूला डिराइव किया था, दैट इज 700 अपॉन 0.87 FY प्लस 1100, ये हमने एक फॉर्मूला डिराइव किया था। क्लियर है? तो बट ये इसमें देखा कि हमने ये जब ये डिराइव किया था तो हमने नोटिस किया था ये किस पे डिपेंड कर, ओनली ग्रेड ऑफ स्टील पर। आपको इससे इसको इस चीज से कोई मतलब नहीं है कि एरिया ऑफ स्टील टेंशन में कितना था, एरिया ऑफ स्टील कंप्रेशन में कितना था, या एरिया ऑफ स्टील आपने प्रोवाइड किया है, कितना अमाउंट प्रोवाइड किया है, उससे कोई मतलब नहीं होता। तो यहां पर ये एएससी पर डिपेंड नहीं करेगा, नहीं एएसटी पर डिपेंड करता है। तो यहां पर जब भी हम बात करेंगे तो यहां पर ग्रेड ऑफ स्टील के अकॉर्डिंग इसकी वैल्यू सेम रहेगी जो आपके सिंगली रेनफोर्स बीम में रहती थी। तो ग्रेड ऑफ स्टील के अकॉर्डिंग एक्सियल लिमिटिंग की वैल्यू लिख देते, जो हमने इसमें FY की वैल्यू रख के निकाला था। FE 250 के लिए जब निकालोगे दैट इज 0.53D, FE 415 के लिए जब निकालोगे दैट इज 0.48D, और FE 500 के लिए जब निकालोगे दैट इज 0.46D। ये आप कैलकुलेट करते हो। क्लियर है? सिमिलरली यहाँ पर आप एक्सियल लिमिटिंग कैलकुलेट कर चुके हो, बैलेंस सेक्शन का काम खत्म हो जाता है। बैलेंस सेक्शन है उस केस में क्या होता है, एक्सियल किसके इक्वल हो जाता है, एक्सियल लिमिटिंग के इक्वल हो जाता है। यहां तक बात समझ में आ गई होगी। अब देखते हैं कि एक्सियल जब एक्सियल लिमिटिंग के इक्वल हो गया, अब दूसरा केस लेते हैं दैट इज अंडर एनफोर्स सेक्शन। और अंडर एनफोर्स सेक्शन में क्या होता है कि जब एक्सियल की वैल्यू है वो लेस देन रह जाती है एक्सियल लिमिटिंग से। तो देखो सेकंड केस इसका पोजीशन ऑफ न्यूट्रल एक्सिस, जो एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस आती है वो निकालते हैं इन केस ऑफ अंडर एनफोर्स सेक्शन। तो देखना ध्यान से, इसमें 3.2 लगा रहा हूं, दैट इज फॉर अंडर रेनफोर्स्ड सेक्शन। अंडर एनफोर्स्ड सेक्शन, अंडर एनफोर्स्ड सेक्शन के लिए बात करोगे तो आपको कुछ स्टेप्स फॉलो करनी है, उन स्टेप्स के बिहाफ पर आपका एनालिसिस हो जाएगा। तो स्टेप 1 क्या कहता है, स्टेप 1 कहता है कि आप सबसे पहले कैलकुलेट करो एक्सियल लिमिटिंग कितना आएगा। तो फर्स्ट स्टेप क्या हो जाएगा, कैलकुलेट एक्सियल लिमिटिंग एंड अंडर एनफोर्स्ड सेक्शन है आपका। तो देखना कैलकुलेट एक्सियल लिमिटिंग एंड अज्यूम, क्या अज्यूम करोगे, अज्यूम एक्सियल लिमिटिंग इक्वल्स टू XU1। एक्सियल लिमिटिंग को क्या मान लोगे, XU1 मान लोगे। और यहां पर क्योंकि हमने ये अज्यूम करने की नीड क्यों हुई, क्योंकि हमने बात की थी कि जब एक्सियल लिमिटिंग, जब हमने एक्सियल की कैलकुलेशन दिखा रहे थे पीछे सेकंड पॉइंट में एनालिसिस किया था, तो उसमें हमने बताया था कि जो एक्सियल है वो किस पे डिपेंड कर रहा है, बेसिकली एफएससी पर। और एफएससी किस पे डिपेंड कर रहा है, एप्सिलॉन एससी पर। तो एफएससी एप्सिलॉन एससी पर डिपेंड कर रहा है, और एप्सिलॉन एससी किस पे डिपेंड कर रहा है, एक्सियल पर। तो इसीलिए हम ट्रायल एंड एरर मेथड काम में लेंगे, क्योंकि एक साइक्लिक प्रोसेस है। तो ट्रायल एंड एरर मेथड में एक्सियल लिमिटिंग के बराबर XU1 मान लिया। तो देखना ध्यान से, स्टेप सेकंड क्या हो जाएगी आपकी, स्टेप सेकंड में आप क्या करोगे, कैलकुलेट एप्सिलॉन एससी। एप्सिलॉन एससी का हमने फॉर्मूला डिराइव किया था, एप्सिलॉन एससी इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, देखो ध्यान से, XU माइनस D डैश डिवाइड बाई XU इंटू 0.0035। बट यहां पर हमने XU की जगह क्या मान लिया, अपने पास नया डेटा क्या आ गया, XU1। तो यहां पर क्या आ जाएगा, XU1 रख देंगे, यहां से आपका एप्सिलॉन एससी निकल के आएगा। एप्सिलॉन एससी यहां से निकल के आएगा तो हम स्टेप 3 की तरफ चलते हैं। क्या करेंगे,
टेक एफएससी फ्रॉम स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम ऑफ स्टील अंडर कंप्रेशन, मतलब एफएससी की वैल्यू स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम से लेंगे अंडर कंप्रेशन कोरस्पॉन्डिंग टू एप्सिलॉन एससी। अब मान लो यहां से कोई वैल्यू कैलकुलेट होगी, ग्रेड ऑफ स्टील के अकॉर्डिंग Fe415 दिया और Fe500 के कोरस्पॉन्डिंग टेबल दी गई है, तो यहां से हम एप्सिलॉन एससी की वैल्यू रख के और एफएससी कैलकुलेट कर लेंगे। ये जो यहाँ पर दी गई है एफएससी की वैल्यू दी गई है। अभी इसका मतलब समझाऊंगा, अभी आपको इतना इतना ध्यान से देखना है। ये स्ट्रेन की वैल्यू है, अगर बीच में कोई वैल्यू आती है तो इंटरपोलेशन करेंगे और यहां से इंटरपोलेट करेंगे और यहां से स्ट्रेस की वैल्यू निकाल लेंगे। क्लियर है? तो देखो इसके बाद में कुछ नोट पॉइंट है जो मैं आपको बता रहा हूं, यहां पर जो रिमेंबर करने आपको, वो नोट पॉइंट मैं यहां पर लिख रहा हूं, उसको थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे। नोट पॉइंट फर्स्ट, हर एक चीज का मतलब समझेंगे और आप ये इतनी मेरी श्योरिटी है कि अगर आपने रेगुलर लेक्चर को फॉलो किया और उनके नोट्स बनाए हैं तो आपके कोई भी डाउट नहीं रहेंगे। तो नोट फर्स्ट में देखना क्या है कि जो FYD लिख रखा है उसका मतलब क्या है? FYD क्या है? डिजाइन यील्ड स्ट्रेस, डिजाइन यील्ड स्ट्रेस की वैल्यू है। और जो कितनी होती है हमें पता है, डिजाइन स्ट्रेस की वैल्यू कितनी होती है? डिजाइन यील्ड स्ट्रेस की 0.87 FY, 0.87 FY हो गया। अब सेकंड पॉइंट, मतलब हमें FY का मतलब समझ में आ गया। इसका मतलब मेरे को अगर यहाँ पर वैल्यू निकालनी है तो मैं कैसे निकाल सकता हूँ? मैं कुछ ऐसे निकाल सकता हूँ क्या? एक एग्जांपल कर रहा हूँ, 0.8 इंटू FYD की जगह 0.87 इंटू यहाँ पर क्या लिख दूंगा? 415। और यहाँ पर जब लिख रहा हूँ तो यहाँ पर ये वैल्यू कितनी लिख दूंगा? यहाँ पर जब मैं इसको लिख रहा हूँ तो देखना ध्यान से, 0.8 इंटू 0.87 इंटू 500, तो मेरे को कौन सी वैल्यू मिल जाएगी? ये। जब मैं यहाँ पर रखूंगा 0.85 इंटू 0.87 इंटू 500 तो मेरे को ये वैल्यू मिल जाएगी। सिमिलरली मैं यहाँ से ये सारी वैल्यूज फाइंड आउट कर सकता हूँ। क्लियर है? ये बात समझ में आ गई होगी। अब देखना ध्यान से, यहाँ पर एप्सिलॉन एससी हमने, यहां से एप्सिलॉन, हमें इस फॉर्मूले से एप्सिलॉन एससी मिलेगा और एप्सिलॉन एससी को रख के हम एफएससी की वैल्यू को कैलकुलेट कर देंगे। तो देखो यहां पर फॉर एप्सिलॉन एससी से हम एफएससी कैसे कैलकुलेट करते हैं उसका देखो एक एग्जांपल कर लेते हैं। फॉर कैलकुलेशन ऑफ एफएससी इंटरपोलेशन करना पड़ेगा। मान लेते हैं कि स्ट्रेन की भी हमें वैल्यू दे रखी है और स्ट्रेस की हमें वैल्यू टेबल दे रखी है, तो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो देखना, यहाँ पर स्ट्रेन x1, यहाँ पर x2, यहाँ पर इसके कोरस्पॉन्डिंग स्ट्रेस y1 और इसके कोरस्पॉन्डिंग स्ट्रेस y2। यहाँ पर हम मान लेते हैं, यहाँ पर जो हमारा बीच का कोई स्ट्रेन आया एप्सिलॉन एससी और उसके कोरस्पॉन्डिंग हमें एफएससी कैलकुलेट करना था। कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो एफएससी कैसे कैलकुलेट करेंगे? एफएससी इक्वल्स टू ये वैल्यू y1 प्लस, इंटरपोलेशन सबको आता होगा, वैसे बता रहा हूं, y1 प्लस इसमें से ये माइनस कर दो, y2 माइनस y1। सिमिलरली इससे माइनस कर दो, डिवाइड कर दो, x2 माइनस x1। आपको यूनिट स्ट्रेन की वैल्यू मिल जाएगी जो कि पॉइंट्स के अंदर है, इनटू क्या करोगे? जिस स्ट्रेन के लिए आपको जिस डिफरेंस के लिए वैल्यू चाहिए वो ये हो गई, तो पॉइंट यहां पर क्या आ जाएगा? एप्सिलॉन एससी माइनस x1। यहां से आप क्या कर सकते हो? एफएससी की वैल्यू कैलकुलेट कर लोगे। क्लियर है? ये तो हो गई बात कि आपकी स्ट्रेन की वैल्यू इस टेबल के बीच में आ रही है कहीं पर। इफ, अब देखो नेक्स्ट पॉइंट क्या हो जाएगा? थर्ड पॉइंट, इफ स्ट्रेन वैल्यू, या फिर हम ये लिख दें, इफ एप्सिलॉन एससी इज लेस देन, if epsilon SC is less than 0.00144 and 0.00174। 0.00144 क्या है? ये मिनिमम स्ट्रेन वैल्यू, इसका कितना है? 0.00174। फॉर Fe415 and Fe500 कोरस्पॉन्डिंग, ठीक है, मतलब Fe415 और Fe500 के कोरस्पॉन्डिंग क्या है? 0.00144, 0.00174 ये वैल्यूज है। अगर इससे भी लेस देन आ जाता है देन एफएससी कैसे कैलकुलेट करेंगे? देखना, एफएससी इक्वल्स टू क्या कर लेंगे? एप्सिलॉन एससी जो भी आ रहा है इनटू ई ऑफ स्टील से मल्टीप्लाई कर देंगे। एप्सिलॉन एससी इनटू ई ऑफ स्टील से मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहां से हमारे पास एफएससी कैलकुलेट हो जाएगा। ये तो बात हुई आपकी, 3 पॉइंट हो गए नोट के। अब देखो यहां पर और भी पॉइंट लिखते हैं।
3 पॉइंट नोट हो गए होंगे। नेक्स्ट पॉइंट लिखते हैं, फोर्थ पॉइंट, मान लो आपको टेबल ही नहीं गिवन तो आप क्या करोगे? तो देखना क्या करना है आपको, कुछ फिक्स डेटा बता देता हूं जो याद कर लेना। फोर्थ में इफ स्ट्रेस स्ट्रेन वैल्यूज, इफ स्ट्रेस स्ट्रेन वैल्यूज आर नॉट गिवन, गिवन नहीं है, और गिवन नहीं है देखो तो Fe415 के लिए आपको क्या मानना है? FSC की वैल्यू मान लेनी है 350 न्यूटन पर mm स्क्वायर, और Fe500 की वैल्यू मान लेनी है FSC इक्वल्स टू 420 न्यूटन पर mm स्क्वायर। अब आपको यहां पर एक और दिक्कत आ रही होगी, दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा, इफ यहां पर हमें क्या दे रखा हो, इफ Fe250 इज गिवन, Fe250 गिवन है तो किसी भी केस में, इसके केस में FSC की वैल्यू कितनी होती है? 0.87 Fy ले लेते हैं। तो यहां पर हमारे पास FSC का सॉल्यूशन हो गया। अब FSC का सॉल्यूशन हो गया, इसके बाद हम क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप 4 पे चलते हैं। स्टेप, अब FSC का कंप्लीट सॉल्यूशन हो चुका है तो देखना स्टेप 4 पे चलते हैं। क्या होगा स्टेप 4 में कि यहां पर स्टेप 3 वो है, स्टेप 4 यहां पर कर रहे हैं, ठीक है। तो स्टेप 4 में क्या होगा कि हम नेट कंप्रेसिव फोर्स को ऑन इक्वेटिंग नेट कंप्रेसिव फोर्स टू द नेट टेंसाइल फोर्स इक्वेट करेंगे। इक्वेट करने का मतलब कंप्रेशन और टेंशन फोर्स को इक्वेट करेंगे, और कंप्रेशन फोर्स की वैल्यू क्या हो जाएगी? C1 प्लस C2 इक्वल्स टू T, और C1 और C2 की वैल्यू आपको पता है 0.36 FC के B इंटू XU, ये C1 की वैल्यू थी। C2 की वैल्यू क्या थी? FSC माइनस 0.45 FC के इंटू ASC इज इक्वल्स टू 0.87 FY इंटू AST। यहां से आप क्या कर लोगे, यहां से आपके पास FSC इस बार नोन है तो आप क्या कर लोगे? XU को कैलकुलेट कर लोगे। आपके पास यहां से क्या आ जाएगा? XU निकल के आ जाएगा। XU का जैसे ही रिजल्ट निकल के आए तो स्टेप 5 में आप चेक करोगे। स्टेप 5, अगर ये XU है, आपने जो XU1 एज्यूम किया था इसके बराबर है, इफ XU इक्वल है तब तो ओके है, नहीं है तो क्या करना है? इफ XU डज नॉट इक्वल्स टू XU1 देन रिपीट, कहां से कहां तक? सेकंड से आपको क्या करना है? देन रिपीट प्रोसीजर फ्रॉम स्टेप सेकंड टू स्टेप 4 बाय एज्यूमिंग, क्या एज्यूम करोगे इस केस में? बाय एज्यूमिंग XU इज इक्वल्स टू XU1। XU को क्या मानोगे? XU की वैल्यू को इस बार XU1 के इक्वल मान लोगे। सॉरी, इसमें क्या करोगे? जो XU1 है उसको किसके इक्वल मान लोगे? XU की। जो यहां से आपका XU कैलकुलेट हुआ है, यहां पर चलो इसको नोटेशन दूसरा दे देते हैं, यहां पर क्या कर देते हैं? इसको XU2 बोल देते हैं। तो यहां पर जो XU की वैल्यू आई है उसको XU2 के बराबर मान के इस फॉर्मूले में रखेंगे। अब साइलन SC निकालेंगे, अब साइलन SC का फिर इंटरपोलेशन करेंगे इस टेबल में रख के, फिर FSC निकालेंगे और FSC को फिर यहां रखेंगे, फिर XU निकालेंगे। ठीक है, थोड़ा सा टिपिकल है। अभी हम इसके ऊपर एक एग्जांपल की बात करते हैं साथ के साथ, जिससे ये डाउट भी क्लियर हो जाएगी कैसे रिपीट प्रोसीजर कैसे रिपीट होगा। देखना, इसमें बात करते हैं न्यूमेरिकल में। न्यूमेरिकल यहाँ लिख दिया और यहाँ से नीचे वाली टेबल रफ कर दी गई है, क्योंकि हमें यहाँ पर ग्रेड कौन सी दी गई है? Fe415। मैं किसी एक के लिए बताऊंगा, इसके अंदर भी मैं आपको थोड़ा सा कुछ होमवर्क दूंगा जिससे आपका ये पार्ट अच्छे से कवर हो जाए। क्लियर है? तो देखना, कैलकुलेट पोजीशन ऑफ न्यूट्रल एक्सिस। पोजीशन ऑफ न्यूट्रल एक्सिस कैलकुलेट करने के लिए आपको क्या करना होगा कि आपको एक गिवन बीम है, डबली रेनफोर्स बीम है, ऊपर की साइड कंप्रेशन में कितने रेनफोर्समेंट दिए गए? 4 रेनफोर्समेंट 16 mm डालेंगे। बॉटम साइड में कितने दिए गए? 5 रेनफोर्समेंट 25 mm डालेंगे। टॉप साइड में कंप्रेशन साइड में कवर कितना दिया गया? 60 mm। बॉटम साइड में टेंशन साइड का कवर कितना दिया गया? 60 mm दिया गया। M30 है, Fe415 है, B की वैल्यू दी गई है 360 mm और कैपिटल D की वैल्यू दी गई है 700 mm। तो देखना ध्यान से,
गिवन डेटा, देखना ध्यान से, यहां पर मैं गिवन डेटा लिख रहा हूं, गिवन डेटा जो हमें हेल्प करेंगे। बी कितना है 360 mm, डी कितना दे रखा है 700 mm। तो यहां से हम स्मॉल डी या हम यहां पर कवर की वैल्यू निकालना चाहें टेंशन साइड में, डी टेंशन में कितना दे रखा है हमें 60 mm। तो यहां से हम इफेक्टिव डेप्थ निकाल सकते हैं, क्या करेंगे टोटल डेप्थ में से माइनस कर देंगे, 700 mm माइनस 60 तो कितना आ गया 640 mm। क्लियर है। M30 दे रखा है, तो यहां से हमारे पास FCK की वैल्यू कितनी आ जाएगी 30 न्यूटन पर mm स्क्वायर एंड FY की वैल्यू कितनी आ जाएगी 415 न्यूटन पर mm स्क्वायर। क्लियर है तक? चले आगे देखना स्टेप 1। मान लेते हैं सेक्शन कैसा दे रखा है, अंडर एनफोर्स दे रखा है, बैलेंस आएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। तो स्टेप 1 क्या था, स्टेप 1 क्या था, कैलकुलेट एक्सयू लिमिटिंग एंड अज्यूम, क्या अज्यूम करना था, एंड अज्यूम एक्सयू लिमिटिंग इक्वल्स टू एक्सयू 1। तो यहां पर हम एक्सयू 1 लिखते हैं इक्वल्स टू एक्सयू लिमिटिंग हो जाएगा, दैट इज ग्रेड क्या है Fe415 और इसकी वैल्यू कितनी होती है 0.48 डी। तो 0.48 टाइम्स ऑफ डी, 0.48 टाइम्स ऑफ डी इंटू, तो यहां पर 0.48 इंटू डी, डी की वैल्यू कितनी दे रखी है 640 mm। यहां पर आपका एक्चुअल लिमिटिंग कैलकुलेट हो जाएगा। तो यहां से जब आप एक्चुअल लिमिटिंग निकालोगे तो आपके पास कितना आ जाएगा 307.2 mm, जो आप किसकी वैल्यू मान रहे हो, आप देखो ध्यान से, आप किसकी वैल्यू एज्यूम कर रहे हो XU1 की। ये वैल्यू किसकी हो गई XU1 की। स्टेप 1 हो गई आपकी। स्टेप सेकंड, स्टेप सेकंड क्या था, कैलकुलेट अपसाइलन SC। अपसाइलन SC जब कैलकुलेट करोगे तो फॉर्मूला क्या था, अपसाइलन SC इज इक्वल्स टू XU1 माइनस D अपॉन D डैश अपॉन XU1 इंटू 0.0035। तब यहां से हम XU1 की वैल्यू, XU1 किसके बराबर हो गया 307.2, एक डेटा ज्यूम करना था कर दिया, माइनस कवर कितना दे रखा है 60 mm डिवाइड बाय 307.2 इंटू 0.0035। यहां से हमारे पास एप्सिलॉन SC की एक वैल्यू निकल के आएगी, और वो वैल्यू कितनी आएगी जब इसका सॉल्यूशन करोगे तो हमारे पास ये वैल्यू निकल के आएगी 0.00281। आपके पास एप्सिलॉन SC की वैल्यू आ गई। अब देखो ध्यान से 0.00281 किस किस के बीच में लाई कर रहा है, क्या एग्जैक्ट वैल्यू पर है 0.00281 इन दोनों के बीच में लाई कर रहा है, तो हमें ये वैल्यूज को कंसिडर करना होगा। तो देखना यहां पर मैं स्ट्रेन की वैल्यू लिख रहा हूं और साथ में स्ट्रेस की भी वैल्यू लिख रहा हूं, 0.00276 और यहां पर 0.00380। देखो ध्यान से, इसको हम यहां पर नाम दे देंगे, यहां पर हम ट्रायल फर्स्ट एज्यूम कर चुके हैं, ठीक है। जैसे ये वैल्यू अगर फेल होती है पास होती है उसके बाद हम ट्रायल सेकंड पे जाएंगे, वो डिपेंड करेगा। यहां पर इसके कोरस्पॉन्डिंग अगर बात करें 0.00276 के कोरस्पॉन्डिंग क्या था 351.8 और इसके कोरस्पॉन्डिंग क्या था 360.9। यहां हमें वैल्यू किसकी कैलकुलेट करनी है, इसके बीच में कहीं FSC आएगा और यहां पर क्या आएगा 0.00281 आएगा। हमें इस FSC को कैलकुलेट करना है। तो देखो FSC इक्वल्स टू क्या बताया था, इसको बोला था Y1 और इसको बोला था Y2, इसको बोला था X1 और इसको बोला था X2। रख दो Y1 प्लस Y1 की वैल्यू कितनी 351.8 प्लस Y2 माइनस Y1 मतलब 360.9 माइनस 351.8 माइनस कर दिया, डिवाइड बाई X2 माइनस X1 डिवाइड बाई 0.00380 माइनस 0.00276 मल्टीप्लाई में क्या आ जाएगा, ये जो एप्सिलॉन SC था इसमें से X1 को माइनस कर देना है, तो 0.00281 माइनस 0.00276 माइनस कर दिया, तो यहां से आपका FSC की वैल्यू निकल के आ जाएगी। और FSC जब निकालोगे तो यहां से इंटरपोलेशन के सॉल्यूशन से तो आएगा 352.23 न्यूटन पर mm स्क्वायर। ये आपके पास FSC की वैल्यू निकल के आ गई। क्लियर है। अब इस FSC को क्या करोगे, नेक्स्ट स्टेप थर्ड, यहां पर हमने ये स्टेप थर्ड थी वैसे तो, इसको हम स्टेप थर्ड यहां पर नाम दे देते हैं। स्टेप थर्ड
स्टेप 4 कैलकुलेट करते हैं। स्टेप 4 में क्या था, इक्वेट करेंगे कंप्रेशन और टेंशन फोर्स को और वहां से हमें एक्सयू की वैल्यू निकाल के लाएंगे। तो कंप्रेशन और टेंशन फोर्स को जब इक्वेट करते हैं तो यहाँ पर क्या आ जाता है 0.36 FCK B इंटू एक्सयू प्लस FSC माइनस 0.45 FCK इंटू ASC इक्वल्स टू 0.87 FY इंटू AST। जब इसके अंदर हम वैल्यू रखेंगे तो देखना क्या आएगा 0.36 FCK कितना हो जाएगा 30, B कितना हो जाएगा 360, एक्सयू हमें पता नहीं है प्लस FSC हमें पता है कितना है, FSC की वैल्यू 352.23 माइनस 0.45 इंटू 30 इंटू ASC की वैल्यू कितनी है 4 बार दे रखी है 16 mm डाया 5/4 16 का स्क्वायर इक्वल्स टू 0.87 इंटू 415 इंटू AST दे रखा है 5 बार ऑफ 25 mm डाया स्क्वायर। यहां से जब आप सॉल्यूशन करोगे मतलब आप इसको कैलकुलेटर में रख के सॉल्यूशन निकालोगे तो आपके पास एक्सयू की वैल्यू आ जाएगी 157.85 mm, जो कि आपकी जो एक्सयू की वैल्यू आई है वो किसके, आपने क्या माना था एक्सयू1 को 307, यहां पर कितना है एक्सयू 157 डज नॉट इक्वल्स टू XU1 that is 307.2 mm, ये माना था आपने, इसके इक्वल नहीं है। तो इसका मतलब हमें ट्रायल 1 हमारा फेल हो चुका है, हमें ट्रायल 2 करना है। ट्रायल 2 में हम क्या करेंगे, अगेन स्टेप सेकंड से कंप्लीट रिजल्ट को रिपीट करेंगे। तो देखना स्टेप सेकंड से वापस रिपीट करते हैं। सो यहां पर हम क्या जाएंगे XU नॉट इक्वल्स टू XU1, सो रिपीट प्रोसीजर, इस प्रोसीजर को क्या करना है रिपीट करना है। रिपीट करेंगे तो देखेंगे बहुत ज्यादा डिफरेंस आ रहा था। अब यहां से वापस रिपीट करते हैं तो देखना एक्सयू की वैल्यू याद रखेंगे 157.85, ठीक है। तो यहां पर देखना ध्यान से, चल यहीं से कर देते हैं, पूरा रफ कर देते हैं ट्रायल सेकंड के लिए। अब हम ट्रायल सेकंड स्टार्ट करते हैं। यहां पर हम क्या स्टार्ट कर रहे हैं ट्रायल सेकंड। ट्रायल सेकंड में क्या अज्यूम करेंगे, अज्यूम क्या करेंगे XU इक्वल्स टू XU2। इसका मतलब इसकी वैल्यू कितनी अज्यूम कर लेंगे 157.85 mm जो हमने लास्ट कैलकुलेट की थी, मतलब लास्ट जो कैलकुलेटेड वैल्यू है उसको XU2 के इक्वल अज्यूम कर लेंगे। और यहां से हम चलेंगे अपसाइलन SC की कैलकुलेशन पर। तो देखो अपसाइलन SC इज इक्वल्स टू क्या था XU माइनस D डैश अपॉन XU इंटू 0.0035। तो यहां पर इस बार क्या आ जाएगा XU2 आ जाएगा। तो इसका मतलब 157.85 माइनस 60 डिवाइड बाई 157.85 इंटू 0.0035। और यहां से जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो अपसाइलन SC की जो वैल्यू आएगी वो आएगी हमारे पास 0.00217। देखो पहले वैल्यू यहां आ रही थी, अब किस किस के बीच में आ रही है वैल्यू, अब इन दोनों के बीच में आ रही है वैल्यू। अब हमारे पास नया इंटरपोलेशन हो गया, नया इंटरपोलेशन करते हैं। तो यहां पर जब वैल्यू लिखेंगे तो क्या आएगी 0.00192 और यहां पर क्या आएगी 0.00241। यहां पर क्या आ जाएगा 324.8, यहां पर क्या आ जाएगा 342.8। यहां पर हमें क्या कैलकुलेट करना है FSC, और यहां हमें एप्सिलॉन SC गिवन है दैट इज 0.00217। ये x1 हो गया, ये x2 हो गया, ये एप्सिलॉन SC हो गया, ये यहां पर अपने को FSC कैलकुलेट करना है। तो FSC इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ये y1 हो गया, ये y2 हो गया। तो देखो y1 प्लस तो 324.8 प्लस
इसमें से y2 में से y1 को सब्ट्रैक्ट कर दो, तो 342.8 माइनस 324.8 डिवाइड बाय इस x2 में से x1 को माइनस कर दो, 0.00241 माइनस 0.00192 माइनस कर दिया, इनटू 0.00217 माइनस 0.00192, यही थी वैल्यू। इसमें से इसको माइनस कर दिया, अब एप्सिलॉन एससी में से x1 को माइनस कर दिया। यहां से हमारे पास फिर एफएससी की वैल्यू निकल के आएगी, और यहां से जब एफएससी आता है तो अपने पास आता है 333.97। यहां से हमारे पास क्या आ जाएगा 333.97 न्यूटन पर mm स्क्वायर। क्लियर है यहां तक? यहां से जब हम ये वैल्यू आ गई हमारे पास एफएससी की अगर ये वैल्यू आई, तो अब हम इसको क्या करेंगे, ये हमारे पास नेक्स्ट स्टेप थी, ये एक स्टेप थी। इसके बाद हम यहां पर क्या करते हैं, कंप्रेशन और टेंशन फोर्स को इक्वेट करते हैं। इक्वेटिंग कंप्रेशन फोर्स इक्वल्स टू टेंशन फोर्स, और कंप्रेशन फोर्स की वैल्यू कितनी होती है, देखना 0.36 FCK B इंटू XU प्लस FSC माइनस 0.45 FCK इंटू ASC इज इक्वल्स टू 0.87 FY इंटू AST। वैल्यू रखते हैं, वैल्यू रखेंगे तो 0.36 FCK 30 B 360, XU की वैल्यू कितनी रखेंगे इस बार, XU की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1, हाँ सॉरी रखेंगे नहीं, XU कैलकुलेट करेंगे। FSC कितना रखेंगे 333.97 माइनस 0.45 इंटू 30 इंटू 4 बार्स कितने की 5/4 16 का स्क्वायर इक्वल्स टू 0.87 इंटू 415 इंटू 5 बार्स ऑफ 25 mm डाया स्क्वायर। क्लियर है यहां तक? यहां से आपके पास XU की वैल्यू कैलकुलेट हो जाएगी, और इस बार जो आपका XU कैलकुलेट होगा इस बार आपका जो XU कैलकुलेट होगा वो होगा 161.67 mm। ये भी डज नॉट इक्वल्स टू किसके, जो हमने अज्यूम किया था, मतलब XU 2 के इक्वल नहीं है, दैट इज 157.85 mm इसके इक्वल नहीं है। तो हम क्या करेंगे, XU जब XU इसके इक्वल नहीं है तो हम यहां पर क्या करेंगे, हमें नेक्स्ट ट्रायल रिक्वायर्ड होगा। तो आपको मेरे हिसाब से जहां तक आइडिया है ट्रायल सेकंड क्लियर हो चुका होगा, तो हम इसकी अगर कैलकुलेशन से बचना चाहे तो इसके एक आसपास की वैल्यू अज्यूम कर सकते हैं, तो हम वो वैल्यू अज्यूम कर लेंगे। बट आपको यहां पर ये लिखना है वी रिक्वायर्ड थर्ड ट्रायल ऑल्सो। आप एटलीस्ट 3 ट्रायल करेंगे, जब भी एग्जाम होंगे तो उसमें क्या करना, आपको 3 ट्रायल करने हैं, और तीसरे ट्रायल को आप अप्लाई करके देखेंगे और वैल्यू कितनी आती है वो आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि थर्ड ट्रायल की वैल्यू कितनी आ रही है। मैं यहां पर एक अप्रोक्सीमेट वैल्यू एज्यूम कर रहा हूं, सो वी एज्यूम एन अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ XU की अप्रोक्सीमेट वैल्यू एज्यूम कर रहे हैं, कितनी आ जाएगी, XU मान लेते हैं 160 mm कुछ XU होगा। टू अवॉइड कैलकुलेशन को अवॉइड करने के लिए XU की एक अप्रोक्सीमेट वैल्यू एज्यूम कर दी। बाकी आपको थर्ड ट्रायल करके कमेंट सेक्शन में बताना है कि यहां पर वैल्यू कितनी आएगी। क्लियर है यहां तक? अब इसके बाद में इस तरीके से आपको सारा प्रोसीजर रिपीट करना है। इसके बाद में हम जो पार्ट देखने वाले हैं उसमें क्या करना है, उसमें हम मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना सीखेंगे। हमने पोजीशन ऑफ न्यूट्रल एक्सिस को कैलकुलेट करना सीख लिया। अब हम अगले पार्ट में जो मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस कैसे कैलकुलेट किया जाता है वो सीखेंगे। उसके बाद हमारे पास इसके अंदर एक पार्ट और रहता है डिजाइन ऑफ डबली रेनफोर्स्ड बीम। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।